दिल पर माफिया का राज अध्याय एक भाग एक। बारिश की वह रात, मुंबई की रात हमेशा की तरह जाग रही थी। सड़कें बारिश की बूंदों से चमक रही थीं। ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो चुका था और आसमान में काले बादल गरज रहे थे। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली आरोही शर्मा अपनी किताबें बैग में रख रही थी। वह BA के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। उसके पिता, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, कई साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारे गए थे। तब से उसकी मां, सुनीता, सिलाई करके घर चलाती थीं। बेटा, इतनी देर मत किया कर, मां ने चिंता से कहा। आरोही मुस्कुराए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बस मां, प्रोजेक्ट जमा करना है। कुछ दिन और मेहनत, फिर सब ठीक हो जाएगा। वह घर से निकली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दूसरी ओर, शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम के सामने काली SUV की लंबी कतार खड़ी थी। उनमें से एक कार का दरवाजा खुला। एक लंबा, प्रभावशाली युवक बाहर उतरा। काला सूट, चमड़े के दस्ताने और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जिससे बड़े बड़े अपराधी कांप उठें। वह था आरव मल्होत्रा, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। उसका दाहिना हाथ। कबीर बोला, बॉस, विक्टर खान के लोग अंदर हैं। आरव ने बिना भाव बदले कहा, आज ये खेल खत्म होगा। कुछ ही मिनटों बाद गोदाम के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। उधर, लाइब्रेरी से लौटते समय बारिश तेज हो चुकी थी। आरोही ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जैसे ही वह एक सुनसान सड़क पर पहुंची, धाएं, 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 गोलियों की आवाज सुनते ही उसके कदम रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरकर एक दीवार के पीछे छिप गई। कांपते हाथों से उसने बाहर झांका और उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। बारिश के बीच एक आदमी अकेला खड़ा था। उसके चारों तरफ हथियारबंद लोग थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। उसने एक एक कर अपने दुश्मनों को हरा दिया। आरोही की सांसें थम गईं। तभी उसके हाथ से एक किताब नीचे गिर गई। आवाज सुनकर वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसकी ठंडी, गहरी नजरें सीधे आरोही की आंखों से टकराईं। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी बदल देंगे। दिल पर माफिया का राज अध्याय एक भाग 2। पहली मुलाकात। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर पड़े पानी में लाल रंग की बूंदें घुल रही थीं। हवा में बारूद की गंध फैली हुई थी। आरोही का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके हाथ से गिरी किताब बारिश में भीग चुकी थी। काले सूट वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ आरोही का दिल और तेज धड़कने लगा। वो उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। नाम, उसकी गहरी और ठंडी आवाज सुनाई दी। आरोही, उसने कांपते हुए जवाब दिया। क्या देखा तुमने? माँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस घर जा रही थी। कृपया मुझे जाने दीजिए। आरव ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। वह झूठ बोलने वालों को एक नज़र में पहचान लेता था, लेकिन इस लड़की की आंखों में सिर्फ डर और मासूमियत थी। उसी समय कबीर दौड़ता हुआ आया। बॉस, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। ये गवाह है। आरोही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज़, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे मत मारिए। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। कबीर हैरान रह गया। लेकिन बॉस, मैंने जो कहा वही होगा। सभी आदमी तुरंत चुप हो गए। तभी आरव का फोन बजा। दूसरी तरफ से खबर आई, बॉस, विक्टर खान के 2 आदमी इस लड़की के पीछे भेज दिए गए हैं। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत सड़क के दूसरी ओर देखा। 2 बाइक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। नीचे झुको, उसने जोर से कहा। आरोही कुछ समझ पाती उससे पहले आरव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसी पल, धाएं, गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई। आरोही डर के मारे आरव से लिपट गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आरव ने उसे अपने पीछे कर दिया। कबीर, जी बॉस, लड़की को कार में ले जाओ। और आप? आरव की आंखों में आग उतर आई।
जो मेरी हिफाजत में आए उस पर नजर उठाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। अगले ही पल उसने अपनी पिस्तौल निकाली। बारिश के बीच गोलियां चलने लगीं। कुछ ही मिनटों में दोनों हमलावर जमीन पर पड़े थे। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आरोही कार के अंदर बैठी कांप रही थी। आरव ने कार का दरवाजा खोला। अब तुम अपने घर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आज से मेरे दुश्मन तुम्हें भी अपना दुश्मन समझेंगे। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आरव ने पहली बार नर्म आवाज में कहा, इस दुनिया में गलती करने वालों से ज्यादा गलत समय पर गलत जगह मौजूद रहने वालों को सजा मिलती है। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। वह चुपचाप कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगी। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रही है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। दिल पर माफिया का राजअध्याय 1 भाग 3। माफिया की हवेली काली रंग की बुलेट प्रूफ कार तेज रफ्तार से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। बाहर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठी आरोही खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं कभी अपनी मां के पास वापस जा पाऊंगी? सामने बैठा आरव पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नज़र बार बार कार के शीशे से बाहर जा रही थी। वो हर खतरे पर नज़र रखे हुए था। करीब 40 मिनट बाद कार एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट अपने आप खुल गया। अंदर एक आलीशान हवेली थी। चारों ओर हथियारबंद गार्ड तैनात थे। हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। आरोही ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप यहीं रहते हैं? आरव ने सिर्फ इतना कहा, हाँ। कार रुकते ही कई नौकर और सुरक्षाकर्मी बाहर आ गए। गुड इवनिंग बॉस, सबने एक साथ सिर झुका दिया। आरोही यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आरव सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य का मालिक है जिसके आदेश पर सैकड़ों लोग चलते हैं। अंदर प्रवेश करते ही उसकी नज़र संगमरमर की सीढ़ियों, बड़े झूमरों और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। ये किसी महल से कम नहीं था। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आई। आरव बेटा, ये लड़की कौन है? उन्होंने स्नेह से पूछा। दादी माँ, इनका नाम आरोही है। कुछ दिन यहीं रहेंगी। दादी माँ मुस्कुराईं। बेटी, डरो मत। ये घर जितना बाहर से कठोर दिखता है, अंदर उतना नहीं है। आरोही को पहली बार किसी अपने जैसा अपनापन महसूस हुआ। उसे एक सुंदर कमरे में ले जाया गया। कमरे में बड़ी खिड़की, किताबों की अलमारी और सफ़ेद पर्दे थे। लेकिन उसके लिए ये सब किसी सुनहरे पिंजरे जैसा था। वह बिस्तर पर बैठते ही रो पड़ी। माँ, आप कहाँ होंगी? उसने सिसकते हुए कहा। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आरव अंदर आया। उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था। अपनी माँ से बात कर लो। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? आरव ने बिना कुछ कहे फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया। फ़ोन मिलते ही दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज़ आई, आरोही बेटा, तुम ठीक हो न? आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करना। कुछ मिनट बाद कॉल खत्म हो गई। आरोही ने फ़ोन लौटाते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। आराम करो, कल से तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। आरोही खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि इस हवेली की दीवारों में कितने राज छिपे हैं, और उन राजों में सबसे बड़ा राज खुद आरव मल्होत्रा था। दिल पर माफिया का राजअध्याय 1 भाग 4। एक खतरनाक शुरुआत। सुबह की पहली किरणें हवेली की खिड़कियों से कमरे में फैल रही थीं। आरोही की आंख खुली तो कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर रात की सारी घटनाएं एक एक करके उसके सामने आने लगीं। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकली। हवेली का हर कोना शांत था। नौकर अपने अपने काम में लगे थे। तभी एक नौकरानी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। आरोही चौंक गई। मैं मैडम नहीं हूँ, मेरा नाम आरोही है। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, बॉस ने कहा है कि आपकी पूरी देखभाल की जाए। आरोही कुछ समझ नहीं पाई।
वह नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची। लंबी मेज पर नाश्ता लगा था। मेज के दूसरे छोर पर आरव अखबार पढ़ रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, बैठो, मुझे भूख नहीं है। भूखे रहने से समस्याएं खत्म नहीं होती। आरोही चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर आरोही ने हिम्मत करके पूछा, आपने मुझे बचाया क्यों? आरव ने अखबार मोड़कर उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम बेगुनाह हो, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत निर्दयी हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। लोग मेरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जानते हैं। इतना कहकर वो उठ गया। उसी समय हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसका नाम था विक्टर खान। वह आरव का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने अपने आदमी से कहा, जब तक वह लड़की जिंदा है, आरव की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे सामने है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। तैयारी करो, अगला वार सीधे उसके दिल पर होगा। उधर हवेली के बगीचे में आरोही फूलों को देख रही थी। उसे पहली बार लगा कि शायद आरव उतना बुरा नहीं है जितना दुनिया उसे बताती है। लेकिन तभी धाएं, एक गोली हवा को चीरती हुई उसकी तरफ आई। आरोही कुछ समझ पाती उससे पहले किसी ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। वह सीधे आरव की बाहों में आ गिरी। गोली उसके पीछे लगे फव्वारे में जा लगी। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। गार्ड हथियार निकालकर चारों ओर दौड़ पड़े। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने आरोही को अपने पीछे करते हुए कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही। उसने बंदूक लोड की और धीमी आवाज में बोला, जिसने भी मेरी हिफाजत में रहने वाली लड़की पर हमला किया है, उसकी आखिरी सुबह शुरू हो चुकी है। दूर एक पहाड़ी पर खड़ा स्नाइपर भाग चुका था, लेकिन आरव की आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। और आरोही पहली बार समझ गई, यह आदमी सिर्फ खतरनाक नहीं था, यह उस पर अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार था। दिल पर माफिया का राज अध्याय 5 दुश्मन का पहला सामना। हवेली में हुए हमले के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर गेट पर पहले से दोगुने गार्ड तैनात कर दिए गए थे। सीसीटीवी स्क्रीन पर हर कोने की निगरानी हो रही थी। आरोही अब भी सदमे में थी। अगर आरव उसे समय पर पीछे न खींचता तो शायद वह जिंदा नहीं बचती। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाऊं? आरव ने पूछा। आरोही ने धीरे से सिर हिलाया। आरव अंदर आया। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। तुम्हारे हाथ में कांच का छोटा सा टुकड़ा लग गया था, उसने कहा। आरोही ने देखा, सचमुच उसकी कलाई पर हल्का सा घाव था। मैं खुद कर लूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। जिद मत करो। आरव ने बहुत सावधानी से उसकी कलाई साफ की और पट्टी बांध दी। उसका व्यवहार देखकर आरोही हैरान रह गई। जिस आदमी से पूरा शहर डरता था, वही इस समय इतनी नरमी से उसका ख्याल रख रहा था। आप हमेशा ऐसे ही हैं, या सिर्फ मेरे साथ? आरोही ने धीरे से पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा। ये सवाल किसी ने मुझसे पहले कभी नहीं पूछा। इतना कहकर वह बाहर चला गया। उसी रात शहर के एक पुराने गोदाम में विक्टर खान अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एक लड़की के लिए आरव ने मेरे 3 लोगों को मरवा दिया, उसने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। एक आदमी बोला, बॉस, वह लड़की उसके लिए बहुत मायने रखती है। विक्टर मुस्कुराया। तब तो खेल और दिलचस्प होगा। उसने मेज पर एक पुरानी फाइल फेंकी। फाइल के ऊपर लिखा था, आरोही शर्मा, उसके अतीत का हर राज निकालो। उसके परिवार, दोस्तों, कॉलेज, सब पर नजर रखो। अगली सुबह आरव जिम में अभ्यास कर रहा था कि कबीर दौड़ता हुआ आया। बॉस, बुरी खबर है। क्या हुआ? विक्टर खान ने शहर के बीचों बीच आपको मिलने की चुनौती दी है। आरव ने बिना घबराए अपना तौलिया कंधे पर रखा। जगह, पुराना बंदरगाह। आज रात ठीक 10 बजे। कबीर चिंतित था। ये जाल भी हो सकता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शेर कभी जाल से नहीं डरता। रात के 10 बजे पुराने बंदरगाह पर घना सन्नाटा था। समुद्र की लहरें तेजी से किनारे से टकरा रही थीं। आरव अपनी काली कार से उतरा।
सामने विक्टर खान खड़ा था। दोनों की नजरें मिली, हवा जैसे थम गई। विक्टर हंसा। आखिरकार मुंबई के दो बादशाह आमने सामने हैं। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। विक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लड़की मुझे दे दो और यह जंग यहीं खत्म हो जाएगी। आरव की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आरोही मेरी हिफाजत में है, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। विक्टर हंसा। तो फिर तैयार रहो आरव, अब ये लड़ाई सिर्फ कारोबार की नहीं रही। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ लौट गए, लेकिन उन्हें पता था अब ये जंग खून बहाए बिना खत्म नहीं होगी। दिल पर माफिया का राज अध्याय 6। अतीत का राज। रात के लगभग 12 बज चुके थे। बंदरगाह से लौटने के बाद पूरी हवेली में सन्नाटा था, लेकिन आरव के कमरे की बत्ती अब भी जल रही थी। उसके सामने मेज पर एक पुरानी फाइल खुली हुई थी। फाइल के पहले पन्ने पर एक तस्वीर थी। इंस्पेक्टर अजय शर्मा, यही थे आरोही के पिता। आरव ने तस्वीर को कुछ पल तक देखा और गहरी सांस ली। तभी कबीर कमरे में आया। बॉस, क्या अब भी आप उसे सच नहीं बताएंगे? आरव ने फाइल बंद कर दी। अभी नहीं, लेकिन अगर उसे किसी और से पता चल गया तो। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। जब तक मैं यकीन न कर लूं कि वह ये सच सह पाएगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगली सुबह आरोही हवेली की लाइब्रेरी में घूम रही थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। किताबों के बीच उसकी नज़र एक पुरानी फोटो पर पड़ी। फोटो में एक जवान लड़का और एक पुलिस अधिकारी साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। आरोही ने फोटो उठाई। उसकी आंखें अचानक फैल गईं। पापा! वो घबरा गई। तस्वीर में उसके पिता के साथ खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि युवा आरव मल्होत्रा था। यह कैसे हो सकता है? उसी समय पीछे से आवाज आई, वह तस्वीर यहीं रहने दो। आरोही मुड़ी। आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आप मेरे पापा को जानते थे? कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाँ, कौन थे आप उनके? आरव ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता सिर्फ एक ईमानदार पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। आरोही जैसे पत्थर की हो गई। क्या? जब मैं छोटा था, मेरे पिता की मौत के बाद उन्होंने ही मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। आरव की आवाज भर आ गई। लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? आरव ने नजरें झुका लीं। जिस रात उनकी मौत हुई, मैं वहां पहुंचने में देर कर गया। क्या ये हादसा नहीं था? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे पिता की हत्या हुई थी और उसके पीछे था ... विक्टर खान। ये सुनते ही आरोही के हाथ से तस्वीर नीचे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये झूठ है। काश ये झूठ होता। आरोही वहीं फर्श पर बैठ गई। सालों से जिसे वह एक सड़क दुर्घटना समझती आई थी, वह दरअसल एक सोची समझी हत्या थी। आरव उसके पास बैठा। पहली बार उसने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ, इंस्पेक्टर अजय शर्मा को इंसाफ मिलेगा। आरोही ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आरव सिर्फ एक माफिया नहीं था, वह अपने अतीत का बोझ उठाए एक ऐसा इंसान था जो हर हाल में अपना वादा निभाना चाहता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था, दरवाजे के बाहर खड़ा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। बॉस, आरव ने लड़की को सच बता दिया है। फोन के दूसरी तरफ विक्टर खान की ठंडी हंसी गूंज उठी। बहुत अच्छा, अब खेल और भी मजेदार होगा। दिल पर माफिया का राज अध्याय 7। पहली बार दिल की धड़कन। हवेली की छत पर रात की ठंडी हवा चल रही थी। आरोही रेलिंग के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। पिता की हत्या का सच उसके दिल को अंदर तक तोड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। आरोही ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नींद नहीं आ रही। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया।
कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आरोही बोली, अगर आप उस रात पापा को बचा नहीं पाए तो क्या आज भी खुद को दोष देते हैं? आरव की आंखें झुक गईं। हर दिन, हर रात, अगर मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद तुम्हारे पापा आज जिंदा होते। आरोही ने पहली बार आरव की आंखों में आंसू देखे। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस आदमी से पूरी दुनिया डरती है वह आज अपने अतीत के सामने इतना बेबस था। उसने धीरे से कहा, गलती आपकी नहीं थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे माफ कर सकती हो? आरोही ने बिना कुछ कहे धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उस एक स्पर्श ने जैसे आरव के अंदर बरसों से जमी बर्फ पिघला दी। उसी समय धाएं, एक गोली दोनों के बिल्कुल पास से गुजरी। आरव ने तुरंत आरोही को अपनी बाहों में लेकर जमीन पर झुका दिया। गार्ड्स! उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मी दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों बाद कबीर छत पर पहुंचा। बॉस, स्नाइपर भाग गया, लेकिन उसने ये छोड़ दिया है। उसने एक लिफाफा आरव को दिया। आरव ने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, अगली बार निशाना नहीं चूकेगा, विक्टर खान। आरव ने पर्ची मुट्ठी में मसल दी। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कबीर की तरफ देखकर कहा, आज तक मैं सिर्फ अपने साम्राज्य की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब ये लड़ाई मेरी नहीं, मेरी आरोही की सुरक्षा की है। ये सुनकर आरोही चौंक गई। मेरी आरोही, ये 2 शब्द उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसी समय हवेली के बाहर अंधेरे में खड़ा एक रहस्यमय आदमी दूरबीन से उन दोनों को देख रहा था। उसने फोन मिलाया। बॉस, लगता है आरव को लड़की से प्यार होने लगा है। दूसरी तरफ से विक्टर खान की ठंडी आवाज आई, तो अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। रात का अंधेरा और गहरा हो गया। किसी को नहीं पता था कि आने वाला तूफान उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। दिल पर माफिया का राज अध्याय 8 अपहरण की साजिश। सुबह की हल्की धूप हवेली के बगीचे में बिखर रही थी, लेकिन आरव मल्होत्रा के चेहरे पर रात भर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने ऑफिस में बैठा लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। हर कैमरे को बार बार चलाया जा रहा था, लेकिन स्नाइपर का चेहरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर अंदर आया। बॉस, हमने पूरे शहर में अपने लोग फैला दिए हैं। विक्टर खान का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। आरव ने मेज पर मुट्ठी मार दी। वह सामने आने से डर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोही हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। आपने रात भर कुछ नहीं खाया, पहले चाय पी लीजिए। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आरोही मुस्कुराई। हर बात आदेश से नहीं होती, कभी कभी किसी की चिंता भी हो जाती है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। बरसों बाद किसी ने उसकी परवाह की थी। उसने चाय का कप लिया और पहली बार हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। कबीर चुपचाप ये सब देखकर मुस्कुरा दिया। उसी समय शहर के बाहर एक पुराने कारखाने में विक्टर खान अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसने मेज पर मुंबई का नक्शा फैलाया। आरव को हराना आसान नहीं है, उसने कहा, लेकिन हर ताकतवर इंसान की एक कमजोरी होती है। उसने आरोही की तस्वीर मेज पर रख दी। वह लड़की। एक आदमी बोला, बॉस, हवेली की सुरक्षा बहुत कड़ी है। विक्टर हंसा, तो हम हवेली पर हमला नहीं करेंगे, हम उसे बाहर आने पर मजबूर करेंगे। कैसे? विक्टर की आंखों में चालाकी चमक उठी। उसकी माँ। शाम के समय आरोही अपने कमरे में बैठी अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम देखकर वह मुस्कुरा दी, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ किसी अजनबी की आवाज आई। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो आज रात अकेले पुराने शिव मंदिर के पीछे आना। आरोही के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? ज्यादा सवाल मत पूछो। अगर किसी को बताया तो तुम्हारी माँ की लाश मिलेगी। कॉल कट गई। आरोही की सांसें तेज हो गईं। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, माँ को बचाना है। रात के 10 बजे पूरी हवेली सो चुकी थी।
आरोही चुपचाप अपने कमरे से निकली। धीरे धीरे वह पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन उसे पता नहीं था हवेली की छत पर लगे एक कैमरे ने उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर ली थी। ऑफिस में बैठे आरव के सामने अचानक अलार्म बज उठा। स्क्रीन पर उसने देखा आरोही अकेली हवेली से बाहर जा रही थी। आरव की आंखें फैल गईं। कबीर, जी बॉस, गाड़ियां निकालो, विक्टर ने अपना पहला दांव चल दिया है। आरव बिजली की तेजी से हवेली से बाहर निकला। उधर पुराने शिव मंदिर के पीछे पहुंचते ही आरोही ने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दूर खड़ा विक्टर खान मुस्कुराया। अब देखता हूँ आरव मल्होत्रा, तुम अपनी मोहब्बत को कैसे बचाते हो। और उसी पल आरव की काली एसयूवी मंदिर के बाहर आकर रुकी, लेकिन आरोही वहां नहीं थी। दिल पर माफिया का राजअध्याय 9 मौत के अड्डे पर पुराने शिव मंदिर के बाहर तेज हवा चल रही थी। रात का सन्नाटा हर पल और गहरा होता जा रहा था। आरव कार से उतरते ही चारों तरफ देखने लगा। आरोही, उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। तभी कबीर को जमीन पर एक चांदी का छोटा सा पायल मिला। बॉस, यह शायद आरोही का है। आरव ने पायल अपने हाथ में लिया। उसकी मुट्ठी कस गई। विक्टर, उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर आरोही को एक खरोंच भी आए तो मैं तुम्हारा पूरा साम्राज्य मिटा दूंगा। उधर आरोही की आंख खुली। उसका सिर भारी था और हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। वो एक अंधेरे गोदाम में लोहे की कुर्सी से बंधी थी। उसने चारों ओर देखा। हर तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे। कुछ ही देर में भारी कदमों की आवाज आई। विक्टर खान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। तो तुम ही हो आरव मल्होत्रा की सबसे बड़ी कमजोरी। आरोही ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा इस्तेमाल मत करो, आरव का सामना सामने से करो। विक्टर जोर से हंसा, बहुत बहादुर हो। फिर उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। लेकिन इस दुनिया में बहादुरी से ज्यादा चालाकी काम आती है। उसी समय आरव की हवेली में एक लिफाफा पहुंचा। उसमें एक पेन ड्राइव थी। वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर कुर्सी से बंधी आरोही दिखाई दी। विक्टर कैमरे की तरफ देखकर बोला, आरव, अगर इसे जिंदा देखना चाहता है तो आज रात 12 बजे अकेला पुराने स्टील फैक्ट्री में आना। अगर अपने आदमियों को साथ लाया तो इसकी आखिरी सांस भी नहीं बचेगी।